आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां यूपी के दो लड़के वाली तस्वीर फिर एक बार देखने को मिलने वाली है। बता दें कि 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 फरवरी को अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेज दिया है। 16 फरवरी को चंदौली में कांग्रेस की एक विशाल जनसभा होने वाली है और इस जनसभा में अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आशा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में आकर पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। वहीं इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का एक नया इतिहास लिखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए राजेश, एक बार फिर से अब यूपी में ये जोड़ी देखने को मिलेगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। क्या लगता है कि ये जोड़ी कमाल कर पाएगी इस बार? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो जाहिर सी बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश कर रही है चंदौली जिले से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा है वहां चंदौली में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से रंग लाने जा रही है इस लोकसभा चुनाव के लिए। तो बहुत ही बड़ी बात है कि जो अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सामने आने वाली है। लेकिन देखिए राजेश, सबसे अहम बात यह है कि लगातार रालोद को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकती है। क्या इस यात्रा को लेकर जो न्योता है वो रालोद को भेजा गया है? अगर बात करें रालोद को अभी निमंत्रण नहीं भेजा गया था, इसलिए कि ये जो शामिल होने की बात कही गई थी ये सपा और कांग्रेस की थी। और दूसरी चीज जो रालोद की बात है, तो रालोद और सपा का गठबंधन था उत्तर प्रदेश में। तो अगर सपा की तरफ से अगर रालोद को भेजा जाता तो बात देखने वाली होती, लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला है, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसमें शामिल होने का जो निमंत्रण भेजा गया है तो सिर्फ अखिलेश यादव को भेजा गया है, जो 16 फरवरी को चंदौली में शामिल होगी। उसके बाद फिर उनकी न्याय यात्रा जो है तो अमेठी रायबरेली होते हुए आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव यूपी में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहेंगे और ये बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और दूसरी चीज है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेश, देखिए कामयाबी तो होगी, लेकिन इस यात्रा के जरिए जब दो नेता आपस में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो क्या संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी? संदेश इनका सबसे बड़ा यही रहेगा कि पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा कि गरीबी और जो बेरोजगारी है इसको लेकर उनको इनका एक बहुत बड़ा संदेश देना है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर दोनों जो इसके पहले बीजेपी जो कहा करती थी कि दोनों लड़के की जोड़ी, तो बिल्कुल बात सही है कि ये दोनों लड़के 2024 में इनकी जोड़ी कितना रंग लाएगी ये अभी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी समय थोड़ा दूर है चुनाव का। लेकिन मुझे लगता है कि जो दोनों लड़कों की जोड़ी है इससे एक बार फिर से बीजेपी थोड़ा भयभीत दिख रही है। राजेश, देखिए दोनों नेताओं का साथ आना क्या ये पुख्ता करता है कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है? क्योंकि सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर एक लंबे समय से पेच फंसा हुआ था। सीट शेयरिंग वो मुद्दा बना जब कई अलग अलग प्रदेशों में इनके सहयोगी इनसे छटक गए। तो क्या अब इस यात्रा में जब दोनों साथ आ रहे हैं तो क्या वाकई सीट शेयरिंग पर मुहर लग चुकी है, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें सीट शेयरिंग की तो जाहिर सी बात है कि दोनों बड़े लीडर हैं अपने अपने पार्टियों के, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों लीडर एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि
साफ साफ इसे दिखता है कि सीट शेयरिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि अब कोई असमंजस बात वगैरह होगी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात बन चुकी है और दोनों नेता एक बार फिर से एक साथ मंच पे दिखने वाले हैं। ठीक है राजेश जी, का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए अखिलेश यादव मुहर लगा चुके हैं कि वो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे, तो क्या जब तक यात्रा यूपी में भ्रमण करेगी, अपना जनाधार बढ़ाएगी, तब तक अखिलेश यादव इस यात्रा के साथ रहेंगे? जी मुस्कान, बिल्कुल बात सही है कि अखिलेश यादव पीछे की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब तक उत्तर प्रदेश में रहेगी तो अखिलेश यादव का साथ उनके साथ लगातार बना रहेगा। जाहिर सी बात है कि उनके दोनों लोगों का साथ, इन दोनों नेताओं का साथ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक नया इतिहास रखने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा के चुनाव में एक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हैट्रिक रोकने की तैयारी में जुटे इंडिया अलायंस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जो 4 सीटें आरएलडी को ऑफर की हैं, उनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा शामिल हैं। वही समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसके उम्मीदवार मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर लोकसभा सीट पर आरएलडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ें। इसके चलते आरएलडी और सपा गठबंधन में टूट के कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। अब ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि बीजेपी के ऑफर को आरएलडी मानती है या फिर नहीं मानती है, क्योंकि अटकलें ये थी कि मुजफ्फरनगर सीट पर भी आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये चाह रहे थे कि इन सभी सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो चुनाव लड़े, और ये बात जयंत चौधरी को नागवार गुजरी। संजय राजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से भेजा जा चुका है। आरएलडी के अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? देखिए मुस्कान, बात बिल्कुल तय मारी जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो भी खबर आ रही है उसके मुताबिक अब समाजवादी पार्टी से जयंत ने अपना जुड़ाव कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीटों के तालमेल को लेकर के दोनों के बीच में बातचीत बनती नजर नहीं आई थी। हालांकि ये पहले से भी हम बताते रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जो है कहीं न कहीं बीजेपी के संपर्क में है, और ये भी चर्चाएं तमाम तरह की रही थी कि कांग्रेस बीएसपी के संपर्क में है। लेकिन अब ये तो तय हो गया कि राहुल और अखिलेश एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मंच पर साथ नजर आएंगे, क्योंकि 16 फरवरी को जब भारत न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी तो राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। ये हमने कल की खबर बता दी थी। अब बात रही राष्ट्रीय लोकदल की, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि ये बड़ा उलटफेर कहा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका जयंत चौधरी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जयंत चौधरी और संजय जी, अगर हम बात करें तो लगातार आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अगर हम इंडिया अलायंस की बैठकों की बात करें तो लगातार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के हर एक फैसले के समर्थन में खड़े हुए नजर आए, लेकिन अब इतनी बड़ी जो टूट की स्थिति पैदा हो गई है, इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो क्या मानी जाए? देखिए, सीट के तालमेल को लेकर के समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी की बात नहीं बन रही थी, जबकि बीजेपी को इन्होंने 5 सीटों का ऑफर 5 सीटों के लिए दावा किया था आरएलडी ने। उसमें से 4 सीटें लगभग फिलहाल तय मानी जा रही है, बागपत, हादसा, मथुरा और अमरोहा। इन 4 सीटों पर बीजेपी ने आरएलडी को देने का मन बना लिया है और इसको लेकर के बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। हालांकि जयंत चौधरी जो आरएलडी सुप्रीमो है वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना से वो चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उन्हें भी एक सीट और दी जाए। इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम दौर पर मामला आ गया है। हो सकता है 4 सीट, हो सकता है 5 सीट, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब इसमें कोई दो राय नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद ही आरएलडी ने ये बहुत तेजी से अपने गतिविधियों में बदलाव किया।
हालांकि बीजेपी लगातार उनके संपर्क में थी आरएलडी के, क्योंकि पश्चिमी यूपी का पूरा जो जाट और गुर्जर बेल्ट है उनमें इनका अच्छा खासा प्रभाव है आरएलडी का। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ गठबंधन को थोड़ी राहत मिली कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ जाने का मन बनाया, वहीं समाजवादी पार्टी से आरएलडी की दूरी निश्चित तौर पर एक नया सियासी समीकरण खड़ा कर रही है। बिल्कुल, देखिए संजय जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी पर खास फोकस कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिमी यूपी पहुंच रहे हैं, जनता को सौगात दे रहे हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आते हैं तो ये इंडिया अलायंस को कितना बड़ा झटका लगेगा पश्चिमी यूपी में? देखिए, यूपी का जो सियासी जंग है मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में यहाँ पर ये माना जा रहा है कि सियासी जंग तो इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों साथ आएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि अखिलेश यादव ने जो निमंत्रण स्वीकार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि पीडीए के साथ कांग्रेस आने वाली है और पीडीए को ही कांग्रेस मजबूती देगी आने वाले दिनों में। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने एक दबाव की राजनीति तो कायम रखी है और कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं है। उसको किसी न किसी का साथी जरूर चाहिए होता है, क्योंकि उसका संगठन के स्तर पर या तमाम ऐसे स्तरों पर चुनौतियों से भरा हुआ यूपी का सियासी सफर कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीजेपी की सारे मुहिम की शुरुआत वहीं से हो रही है। पीएम मोदी ने वहां पर जनसभा की है, अब जेपी नड्डा साहब वहां आने वाले हैं, चुनावी जनसभाओं के जरिए वो एक तरह से चुनाव का आगाज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पश्चिमी यूपी से जो फतह करता हुआ चला आता है तो वहां से बनने वाले लहर जो होता है पूरे सूबे को प्रभावित करता है। मुस्कान, इसलिए पश्चिमी यूपी पर सारे सियासी दलों का जोर होता है। लेकिन आरएलडी का साथ अगर बीजेपी को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होती नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए संजय जी, अगर हम पश्चिमी यूपी पर एक बार फिर गौर करें तो पश्चिमी यूपी में किसानों की संख्या बहुत है और जाट वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में स्थिति तो कहीं ना कहीं एक साफ होती हुई नजर आ रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना हरियाणा की सियासत पे कितना असर डालता हुआ नजर आएगा? देखिए, वो पूरा बेल्ट जैसे जाट गुर्जर का होता है ना, जैसे भोजपुर समाज की जब हम बात करते हैं तो यूपी और बिहार के बॉर्डर से लगी हुई सीमाएं होती हैं, उसे जाट गुर्जर बेल्ट जो कहा जाता है। वो हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ एरिया को ले लिया जाए और उत्तर प्रदेश के आखिरी सीमाओं को ले लिया जाए, तो ये पूरा बेल्ट ऐसा होता है जो पूरी राजनीति को प्रभावित करता है। इनके जो खाप पंचायतें होती हैं उसका एक फैसला जो होता है बड़े बड़े सियासी दलों के समीकरण को पलटने की ताकत रखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस पूरे बेल्ट में ये जो बीजेपी को इस गठबंधन का फायदा मिलेगा, क्योंकि जयंत चौधरी और उनके पिताजी अजीत चौधरी की बात कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल करके ये आगे बढ़ने वाले परिवार है। तो जाहिर सी बात है किसानों का तो समर्थन होता ही है और इसमें बड़े पैमाने पर जाट और गुर्जर इनको भी साधने में आरएलडी कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई है। किसानों का भारी तादाद है उस एरिया में, तो उसको भी आरएलडी का माना जाता है, किसानों का ही मसीहा माना जाता है राष्ट्रीय लोक दल को, चौधरी चरण सिंह को। तो उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक और आरएलडी का वोट बैंक अगर साथ जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए या फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती उस पूरे क्षेत्र में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाराणसी से खबर है, जहां ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। वहीं इंतजामिया मस्जिद के वकील सैयद फरमान नकवी ने अपनी बहस पूरी कर ली है, जहां आज हिंदू पक्ष कोर्ट में दलील पेश करेगा। बता दें कि हिंदू पक्ष ने पूजा की अनुमति पर रोक की मांग की है। तो ज्ञानवापी मामले में आज एक बड़ी और अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। तकरीबन 10 बजे का वो समय निर्धारित किया गया था जब व्यास जी के तहखाने की पूजा के मामले में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलों को आज पेश करते हुए नजर आने वाले थे। इस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने आज रखता हुआ नजर आएगा। पवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज बड़ी और अहम सुनवाई होनी है ज्ञानवापी में पूजा पाठ जिस तरीके से शुरू हुई है उस पर। अगर हम कोर्ट की बात करें तो 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था जब सुनवाई शुरू होनी थी। क्या सभी का कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचना शुरू हो गया है? कैसी हलचल देखने को मिल रही है कोर्ट परिसर के बाहर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला न्यायालय द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद से मुस्लिम पक्ष द्वारा इस पर रोक लगाने की लगातार जो याचिका है वो डाली गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो अपनी जितनी भी दलीलें थी वो पेश की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है उसको आज के लिए टाल दी गई और करीब 10 बजे का समय रखा गया था। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार बीते कई दिनों से मौसम का जो उठापटक है वो जारी है, लेकिन जो हाईकोर्ट की सुनवाई है वो लगातार जारी है। 10 बजे का समय रखा गया, तो ऐसे में जो दोनों पक्ष है वो जो है कोर्ट के अंदर जो है पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई है वो होनी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हिंदू पक्ष को जिला कोर्ट द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार इस पर रोक लगाने की याचिका है वो डाली गई थी और इसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी। आज पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है जिस तरीके की आज सुनवाई होगी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण फैसला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाला। पूरे सुनवाई को लेकर पूरे देश की लोगों के जो निगाहें वो हाई कोर्ट के आज फैसले पर टिकी हुई है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आज ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और दोनों पक्ष अपने अपने दलीलें पेश करेंगे। अब किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पवन, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आपने जिक्र किया कि लगातार कोर्ट परिसर के अंदर जो दोनों ही पक्षों के लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जब हर एक पक्ष अपनी अपनी दलीलों को एक बार फिर से पेश करता हुआ नजर आएगा तो उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? ठीक है, देखिए ज्ञानवापी का जो मामला है बीते काफी दिनों से हाईकोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। चाहे हिंदू पक्ष की बात की जाए, चाहे मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, मस्जिद कमेटी द्वारा लगातार हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने पर रोक लगाने की याचिका डाली गई थी और इस समय जो दोनों पक्ष के लोग हैं, जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता है, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस पर सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। हालांकि अब किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई होगी, कौन कौन से पक्ष के कौन कौन से लोग वहां पर शामिल होंगे, किस तरीके की दलीलें रखी जाएंगी, ये निश्चित रूप से सुनवाई होने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद ये जो है ये सामने आएगा और इस पर कुछ भी कहना वो मुनासिब होगा। जी मुस्कान। लेकिन देखिए पवन, ये बहुत दिलचस्प हो जा रहा है देखना कि हर एक फैसले पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दायर कर देता है। फैसला कोई भी हो, मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी आपत्ति दायर कर रहा है। क्यों आखिर ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है बार बार? बिल्कुल, देखिए अगर मुस्कान हम बीच तक जितनी भी सुनवाइयां हुई है, चाहे हाईकोर्ट की बात करें चाहे जिला न्यायालय की बात करें, तो जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार हर मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले में जब एएसआई सर्वे की मंजूरी मिली तो उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं ये तस्वीरें वहां पर देखी गई कि हिंदू पक्ष के तमाम ऐसे वहां पर जो है चीजें हैं जिसको एएसआई सर्वे में सामने आना जरूरी था, इसी को लेकर एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें जो है ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जिसको मुस्लिम पक्ष जो है उसको कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष लगातार न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है और न्यायालय में इस चीजों की जो है दाखिल अर्जी की जाती है कि यहाँ पर रोक लगाई जाए, पूजा पक्ष के जो पूजा पाठ के हिंदू पक्ष को पूजा पाठ से रोक लगाने की याचिका दायर की गई है। तो ये जो है तस्वीरें कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदू पक्ष को लेकर वहां पर जो चीजें हैं वो मजबूत पक्ष में दिखाई दे रही है। तो हालांकि किस तरीके की बातें होगी इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर एक अलग तस्वीरें दिखा रही है। जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, अब देखिए किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या इस पर फैसला आएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर लाया गया, जहां दिल्ली तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सुल्तानपुर लाया गया है। आपको बताते चले कि संजय सिंह को रेलवे अधिकारी विश्राम गृह में बिठाया गया। संजय सिंह को रेलवे अधिकारी विश्राम गृह में बिठाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में संजय सिंह आज पेश किए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर लाया गया है। आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 15 साल पुराने डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम में थे अभियुक्त। कार्यक्रम में
98 लोगों समेत संजय सिंह पर भी मामला दर्ज किया गया था और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर लाया गया है, जहां आज उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सुल्तानपुर लाया गया है। सुल्तानपुर में बहुत पहले का एक पुराना मामला है जो कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बिजली विभाग से संबंधित एक आंदोलन था जिसमें कि वर्तमान सांसद संजय सिंह जी धरने पर चक्का जाम किए हुए धरने पर बैठे थे। उसी को लेकर आज सुनवाई है केस में। क्या सुरक्षा व्यवस्था आज की तारीख में सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक ही लग रही है, लेकिन जो सबसे खेदजनक विषय है वो ये है कि प्रशासन के स्तर से यहाँ पर आने पर हम लोग संजय सिंह जी से आज के केस के मामले में 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं और वो हमारे मुवक्किल हैं, हम उनके एक ऑफिशियल अधिवक्ता हैं, फिर भी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और यह न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है और ये बहुत बड़ा दोष भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह वैसे ही मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जिस मामले पर उन्हें सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश किया जाना है, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये 2008 का मामला है जब उत्तर प्रदेश सरकार में मायावती की सरकार थी, तो इन लोगों ने डेरा डालो एक कार्यक्रम किया था जिसमें उस समय संजय सिंह सपा में हुआ करते थे और उसी समय इस डेरा डालो कार्यक्रम के तहत उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सड़क जाम कर दिया था। पुलिस ने 98 लोगों को आरोपी बनाया था उस समय और इसमें संजय सिंह का नाम भी था। कई लोगों ने अपनी जमानत भी करा ली, लेकिन अभी संजय सिंह की आज बयान दर्ज करना था। कई पेशियों पर इनकी तलवी के लिए आदेश पारित किया गया लेकिन नहीं आए। कोर्ट की सख्ती के बाद अब ये आज तिहाड़ जेल से लाए गए हैं। इनको सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास जो अतिथि गृह वहाँ रखा गया है। ये माना जा रहा है लगभग 11:30 बजे इनके पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे अपना बयान दर्ज कराएंगे। ठीक है, देखिए आशुतोष, आज ये तकरीबन 11:30 बजे अपना बयान दर्ज कराएंगे। क्या इस मामले पर इन्हें आज राहत मिल सकती है? देखिए, राहत की अभी जहाँ तक लीगल देखा जाए तो राहत की इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बयान दर्ज कराना तो उनका एक अधिकार है और कोर्ट लगातार यही कह रहा था कि बयान दर्ज कराइए, इसके बाद हमारी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अभी राहत मिलने की ऐसी कोई बात इसमें नहीं, क्योंकि बयान दर्ज कराने के बाद उसके बाद जो है चार्ज बनेगा, उसके बाद कोई कोर्ट अपना कोई आदेश पारित करेगा कि इनको आगे क्या प्रावधान बनता है, इनको सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी, ये तो बात की बात है। लेकिन आज पहले तो इनको अपना बयान दर्ज कराना है, अपनी पूरी बात रखनी कोर्ट के सामने, जिसके तहत आज इनको तलब किया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।